हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। तो ये देखिए भैया, आज है फिजिक्स। जी हाँ, आप जानते हैं 3 दिन जो है आपको हम टॉपिक वाइज मैटर देते हैं, 3 दिन जो है आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस कराते हैं। यानी आपको बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग 3 दिन देने का हम प्रयास करते हैं। और ये 3 6 दिन जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का संडे को हम क्विज ले लेते हैं, यानी टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो अब इस 3 दिन जो टॉपिक वाइज था, उसमें हमने इंडियन जियोग्राफी को, वर्ल्ड जियोग्राफी को और उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया है। अब हम फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। यानी अब ये जो टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर, ये सब जो भी इतने टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से संबंधित जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये शाम को 7 बजे मैं पब्लिश करता हूँ पर डे। आप इनको जरूर देखा करें। आप जानते हैं कि मैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ, उनमें जो चारों ऑप्शन होते हैं, उनके बारे में भी मैं डिटेल में जो है डिस्कस करता हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा, क्योंकि इतना समय अपने पास नहीं है। हमको स्मार्टली जो है अध्ययन करना है। तो ये मैंने एक नंबर दिया है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटा सा फीस मैंने रखा है, इस फीस को देकर के एक ग्रुप मैंने बनाया, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं जो पढ़ाने के तुरंत बाद सारी पीडीएफ्स और इंग्लिश में, हिंदी में भेज देता हूँ। उसके बाद संडे को आपका टेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है कैसा? नीला, काला, सफेद या लाल? तो बताना है क्या विकल्प से। सही विकल्प है भैया आपका बी, यानी काला। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखने पर वह काला दिखता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल का अभाव होता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। कारण भी समझ लीजिएगा भैया, क्या कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, जबकि पृथ्वी पर से आकाश को देखने पर वह नीला दिखाई देता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य के बैगनी व नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, जिसका वायुमंडल में मौजूद धूल, कण आदि के कणों द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से इसको आप समझे। मित्र, मैं बार बार बोलता हूं कि आपके सामने जो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो अलग अलग जो ऑप्शन से संबंधित चीज़ों को बताया जाता है, आप उनको जरूर जो है जाने। ना ग्रुप को ज्वाइन किए हो तो कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो आपको बताना है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कब। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र, वो है सी, यानी निर्वात में। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी जो है कानून गो का जो एग्जाम हुआ था, उसमें प्रकाश का वेग वस्तु या पदार्थ में अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। ठीक है, हीरा, पानी, निर्वात और हाइड्रोजन में से निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम है। इन चारों में से जो निर्वात है, उसका अपवर्तनांक सबसे कम है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प सही है, सी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है, वह है कौन सा? ठीक है, एफेड्रिन, एक्वेनिल, एट्राफिन, एड्रीनेलिन। तो आपको बताना है इसमें क्या सही विकल्प है। सही विकल्प है भैया सी, एट्रापिन। ठीक है, तो यहां पर देखें मित्र, एट्रापिन एक एल्केलाइड का अति तनु विलयन है। ठीक है, जिससे मानव आंख की पुतली फैलाई जाती है। ऑपरेशन के समय एट्रापिन का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एट्रापिन का। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, आपको बताना है, 4 विकल्प है। यह
छोटे कणों से बना होता है। दूसरा विकल्प है प्रकाश का वेग बहुत अधिक है। तीसरा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। और चौथा है प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो सही विकल्प है यहाँ पर भैया सी, यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है, जिसके कारण इसका विवर्तन बहुत कम होता है, जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। आगे बढ़िए भैया, अगला क्वेश्चन। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं कैसे? प्रकीर्णन द्वारा, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, विवर्तन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, देखो ये जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प है आपका बी, किसके द्वारा? परावर्तन के द्वारा। ठीक है, दिन में कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं आने पर भी कमरे में रोशनी दिखाई देती। इसका मुख्य कारण हम कमरे में प्रकाश का विसरित परावर्तन है। ठीक है, प्रकाश का विसरित परावर्तन धरातल या किसी सतह के खुरदरे होने के कारण होता है। ठीक है, जब किसी खुरदरे धरातल पर या सतह पर प्रकाश किरणें गिरती हैं तो ये विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होकर फैल जाती हैं, जिससे सतह के पास के कमरे में भी प्रकाश किरणें आने से कमरे में प्रकाश आ जाता है। तो ये भैया फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना चाहिए इस तरीके से। एक बात और ध्यान दें कि अभी मैं आपके PYQs को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको पूरा कर लूँगा, चूंकि ये मेरा कमिटमेंट है, इसको जैसे ही मैं पूरा करूँगा उसके बाद आपके इन टॉपिक से संबंधित जो जो आपके इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनकी आपके एग्जाम्स में, ठीक है, उनको तब मैं सॉल्व कराना शुरू करूँगा। इसलिए पहले हम PYQs पर ध्यान दे रहे हैं, उसको करने दें, क्योंकि जिन साथियों के एग्जाम्स दिसंबर में है वहाँ तक हमको ये टॉपिक वाइज मैटर किसी भी परिस्थिति में कंप्लीट करना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, यह है डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा। तो सही विकल्प इसका क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया डी, यानी रेक्टिफायर द्वारा। ठीक है, रेक्टिफायर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि अगर हम बात करें मोटर तो ये जो है विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन क्या सही है? रेक्टिफायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है? शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक। तो सही विकल्प आपको बताना है भैया, सही विकल्प है बी, समुद्री जल। ठीक है, तो ये भी देखो भैया, ये आपके जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया है। उपर्युक्त विकल्पों में जो समुद्री जल है ये बिजली का सबसे उत्तम चालक है, क्योंकि समुद्र का जल लवणीय होता है, यानी खारा होता है, और ये लवण जल को आयनीकृत कर देते हैं, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम बिजली का बहना कहते हैं। ठीक है, हम समुद्री जल बिजली का उत्तम चालक होता है इन विकल्पों में से। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये है पहला, फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। ठीक है, लेक लेंस सेल के द्वारा। ठीक है, वोल्टाइक सेल के द्वारा, शुष्क सेल के द्वारा। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना। सही विकल्प है ए, यानी फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा। मित्र, इस बात का ध्यान दें कि आपका जो वीडियो, जो PDF जिस डेट में भेजी जाती है उसी डेट में आप उनको उस काम को ख़त्म करने का प्रयास करें, ना तो इग्नोर करें ना तो बाद पर डालें, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पर आपको काम करें। निश्चित तौर पर आप अपने GS में भी अच्छा करेंगे। सब्जेक्ट का जो एक नियमित समय है उसको भी दीजिए, इस तरीके से आपकी तैयारी होती जाएगी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। सोलर फोटोवोल्टिक सेल सौर विकिरण जो कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परावर्तित करता है। एक सोलर सेल सिलिकॉन या अन्य अर्धचालक सामग्रियों से बना एक अर्धचालक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्या विकल्प सही है। सही विकल्प है भैया बी, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है,
लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि समान वोल्टेज पर लघु पतन के समय प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में घरेलू उपकरणों को लघु पतन से होने वाली हानि से बचाने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, आदि लगे होते हैं। आपको बताना है 4 विकल्प है, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, किसी भी क्रम में। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया समानांतर क्रम में। ठीक है, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो यह प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन होता है। अर्थात प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन की पहचान प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो है विद्युत परिपथ में जो है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग करते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि समानांतर क्रम में ही लगे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये है किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 24 केल्विन, 133 केल्विन, 150 केल्विन, 300 केल्विन। तो सही विकल्प आपको क्या बताना है, क्या है। सही विकल्प है भैया बी 133 केल्विन। ठीक है, ये देखो किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन यानी वायुमंडलीय दाब पर होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सिरेमिक पदार्थ है जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, तांबा तथा ऑक्सीजन आदि पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते। क्या होता है, एक इन्वर्टर है, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक अपचाई ट्रांसफार्मर। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया डी, क्या है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, यानी स्टेप डाउन, जो वोल्टेज को नीचे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक रेक्टिफायर भी होता है जो है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो मतलब निम्न एसी करंट, जो अगर निम्न एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। ठीक है, तो इसमें देखिए धारामापी, विभवमापी, डायनमो, ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले जाने भैया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। ठीक है, तो किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी खोज माइकल फैराडे साहब ने किया था, इसको भी जान लीजिए। अब देखो ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, डायनमोस ये और ट्रांसफार्मर दोनों ये चीज़ें क्या हैं, ये इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है, किस सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो ये दोनों होंगे। कौन सा, ट्रांसफार्मर और डायनमो। आयोग ने इन दोनों विकल्पों को सही माना था, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें। इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो उनमें जो है अगर ट्रांसफार्मर एवं डायनमो दोनों होगा तो जो है आपको फिर वो उसका दोनों का मार्क्स मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है। ठीक है, तो ये है अर्धचालक की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी और जर्मेनियम। ठीक है, तो इनमें जो है जो जर्मेनियम है ये आपका अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक है। ठीक है, तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और सेलेनियम आदि जो है अर्धचालक के उदाहरण हैं। ठीक है, और अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप घटाने पर घटती है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है बी, यानी घटता है। ठीक है, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता
चालकों और कुचालकों के मध्य होती है, ठीक है, जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? थॉमसन ने, और मिल्टन ने, रदरफोर्ड ने, फैराडे ने। तो यहाँ पर देखिए भैया, इलेक्ट्रॉन की खोज किस साहब ने किया था? तो ये सही विकल्प है भैया, थॉमसन साहब ने। किसने किया था? थॉमसन साहब ने। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, कब? 1987 में थॉमसन साहब ने किया था। इलेक्ट्रॉन मूल कण और इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो सौर ऊर्जा का कारण है, ठीक है। ये देखो, संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, दहन प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है संलयन प्रक्रिया, ठीक है। तो सौर ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होती है। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम नाभिक में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात हो रही नाभिकीय रिएक्टर की, जिसमें जो है कौन ऐसा है जिसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये थोरियम है कि ग्रेफाइड है कि रेडियम है कि साधारण जल है, आपको बताना है। क्या सही विकल्प है? तो सही विकल्प है भैया बी, यानी ग्रेफाइड को, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइड और भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब ग्रेफाइड का प्रयोग मंदक के रूप में होता है तो रिएक्टर को परमाणु पाइल यानी जो है एटॉमिक पाइल रिएक्टर कहते हैं, किंतु भारी जल का मंदक के रूप में प्रयोग होने पर वह स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है न्यूक्लिय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? साधारण पानी, भारी जल, द्रव अमोनिया, द्रव हाइड्रोजन। तो सही विकल्प क्या है भैया? सही विकल्प है आपका बी, भारी जल, ठीक है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, ठीक है। इसका जो फार्मूला है भैया ये सब पीडीएफ में दिए हुए हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जो परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग विमंदक एवं प्रशीतक दोनों के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र ये जो है 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? आपको बताना है कौन सा ऐसा परमाणु बम संयंत्र केंद्र है जो कि 4 यानी भूकंपीय पेटी 4 में अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए कैगा, ठीक है, कलपक्कम, नरौरा और तारापुर। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है नरौरा, ठीक है। क्या सही विकल्प है? नरौरा। भारत का नरौरा परमाणु संयंत्र जो कि 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित परमाणु संयंत्र है, ठीक है। जहां 220 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर कार्यरत हैं, वहाँ काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भैया। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? 20वां परमाणु बिजली घर, ठीक है। तारापुर, रावतभाटा, कैगा जो कि कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में। तो आपको बताना है सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी, क्या? कर्नाटक में जो स्थित है कैगा, ठीक है। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र केंद्र 1969 ईस्वी में तारापुर जो है महाराष्ट्र में लगाया गया था, ठीक है। तथा 20वां परमाणु बिजली घर को कैगा यानी कर्नाटक में लगाया गया था। ये विकल्प सही है, ठीक है। वर्तमान में परमाणु बिजली घरों की कुल संख्या लगभग जो है 22 है तथा 22वां परमाणु बिजली घर कुडनकुलम, कहाँ? कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर स्थित। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इस चारों में से आपको बताना है कि कौन एक सही सुमेलित है। देखो यहाँ पर रेडियो जिसका खोज जो आविष्कारक मार्कोनी साहब को बताया गया है, स्कूटर का आविष्कारक FG ओटिस साहब को बताया गया, लिफ्ट जिससे हम जो है मंजिलों पर चढ़ते हैं, ठीक है, वो है कार्ल बेंज के द्वारा, ठीक है। उसके आविष्कारक बताया, बिजली का पंखा गिलेट के द्वारा। तो आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो इसमें जो सही सुमेलित है मित्र वो ऑप्शन
ए है। कौन सा? ए। यानी रेडियो के जो आविष्कारक हैं वो मार्कोनी साहब ही हैं, बाकी जो तीनों बताए गए वो गलत हैं। हम बताते हैं आपको क्या सही। रेडियो का आविष्कारक इटली के भौतिक शास्त्री जो है गुलिएल्मो मार्कोनी साहब हैं। ठीक है, इन्होंने 1890 के दशक में लगभग 1995-96 के आसपास में इसका खोज किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका जो है स्कूटर की, तो 1919 में ग्रैनविले ब्रैडशा ने स्कूटर का आविष्कार किया था, ABC स्कूटा मोटर नाम से। ठीक है, यह एक बैठने योग्य सिंगल सिलेंडर 123 सीसी का स्कूटर था जो पिछले पहिए से चलता था और इसकी अधिकतम गति 15 मील प्रति घंटा थी। यह आज के स्कूटर जैसा ही था, जिसे सवार को सुरक्षित रखने के लिए लेग शील्ड और बॉडी वर्क थे उस पर। ठीक है, तो इसको समझिएगा, अलग जगह पर जब आप सर्च करेंगे तो अलग अलग तरीके से आपको दिया होगा, लेकिन जिस स्कूटर की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कंप्लीट स्कूटर जिस पर मनुष्य सवारी कर सके, तो उसका आविष्कार 1919 में इन्हीं साहब के द्वारा हुआ था। बाकी एक पहिया का, दो पहिया का, वो सब चीज़ें अलग अलग जगहों पर खोजी गई, उनका हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम बात करें अगर लिफ्ट की, तो लिफ्ट का आविष्कार 1852 में कब हुआ था? 1852 में हुआ था। और अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने किया था। किसने? एलिसा ग्रेव ओटिस साहब ने। ठीक है, अब साहब थे कि साहिबा? अगला देखो भैया, बिजली का पंखा, ये गिलेट। ठीक है, गिलेट को बताया गया, लेकिन ये गलत है। बिजली के चलने वाले पंखे का आविष्कार शूलर एस व्हीलर के द्वारा किया गया था, जो कि 1882 में। कब? 1882 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चारों विकल्पों का के माध्यम से 4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तो इसलिए देखो, आपको इन क्वेश्चंस को इसीलिए पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 है जो कि विशेषताएं हैं और ये कण है। ठीक है, तो यहाँ पर है पोसिट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, फोटॉन। तो आपको सुमेलित करके ये कूट दिया गया है, इसी के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सी आपका। ठीक है, 2 3 1 4। तो देखो 2 फिर 3 फिर 1 फिर 4। देखो यही आपका विकल्प सही है। इसमें जो सही सुमेलित है उसमें देखो शून्य द्रव्यमान जो है उसका क्या है, शून्य द्रव्यमान का जो सूची जो कण है वो है न्यूट्रिनो, यानी न्यूट्रॉनों की जो विशेषता है वो शून्य द्रव्यमान है। ठीक है, अगर हम भिन्नात्मक चार्ज कहें तो ये क्वार्क कण की विशेषता है। किसकी? क्वार्क कण की। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है पोसिट्रॉन का, तो इसकी विशेषता क्या है? भिन्नात्मक स्पिन है। क्या है? भिन्नात्मक स्पिन है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर फोटॉन की, तो ये इंटीग्रल स्पिन है। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा आपका? सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भैया झूठ का पता लगाने का यंत्र है। ठीक है, तो ये भैया है पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, फोनोग्राफ। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर तीसरा, यानी पॉलीग्राफ। ठीक है, तो पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। ठीक है, पॉलीग्राफ जिसे लोकप्रिय रूप से झूठ डिटेक्टर यानी फॉल्स डिटेक्टर परीक्षण के रूप में जाना जाता है। यह एक उपकरण या प्रक्रिया है जिससे रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन और त्वचा की चालकता जैसे कई शारीरिक संकेतकों को मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इससे व्यक्ति से सवालों की एक श्रृंखला पूछी जाती है। पायरोमीटर का उपयोग जो है उच्च तापमान मापने में किया जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी से खेला जाता है भैया, समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, वापसी की शक्ति। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया डी। ठीक है, तो ये काम क्या करो यार, आप लोग वीडियोज को लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर सब्सक्राइब। आप लोग इतने लोग देखते हो और नहीं लाइक करना, ये ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर हमें पूरा पता है कि वीडियोज आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं।
ठीक है। तो थोड़ा सा इतना कर दिया करें, हाइप कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है, जिससे हमें भी एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। ये वीडियोज़ को हम कम से कम एक वीडियो कंप्लीट होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, जो आधे घंटे की वीडियो आपके सामने जाती है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए। और देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है, वापसी की शक्ति। देखो किसी भी वस्तु की सतह पर पहुँचने वाले विकिरण यानी ऊर्जा के जितने भाग का उस सतह से वापस परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो या प्रत्यावर्तिता कहते हैं, ठीक है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% है। कितना भैया? 30%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो यहाँ पर है एल्युमिनियम आयन, ओजोन, मीथेन, फास्फोरस। तो ये देखो सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है आपका बी, ओजोन, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषकों का एक मिश्रण होता है जिसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश से अवक्रिया करके एक भूरे आवरण का निर्माण शहरों के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओजोन सही विकल्प होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये है भैया निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? देखो यहाँ पर तो उष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, भारी वस्तु या लवण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। तो बी विकल्प आपका सही है। बी विकल्प यानी अवरक्त किरणें, ठीक है। तो ये देखो उष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है सही विकल्प। नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो सही विकल्प इसका क्या है? सही विकल्प है भैया बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है। जब दो या दो से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक बनाते हैं तथा अत्याधुनिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। नाभिकों को संलयित करने के लिए अत्यंत उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम में होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की क्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये है कलपक्कम सुर्खियों में रहा किस कारण से? परमाणु शक्ति परियोजना के कारण से, रेल इंजन कारखाना हेतु, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के कारण, अंतरिक्ष केंद्र के कारण। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया इसका पहला, यानी परमाणु शक्ति परियोजना के कारण, ठीक है। कलपक्कम अपनी परमाणु शक्ति परियोजना के कारण सुर्खियों में रहा। तमिलनाडु में स्थित कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कलपक्कम में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम के स्थान पर प्लूटोनियम 239 तथा यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी और सोना। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया सी, यानी चांदी, ठीक है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक चांदी धातु है, ठीक है। सुचालक वह पदार्थ होता है जो उसमें से होने वाले विद्युत प्रवाह का प्रतिरोध कम से कम करता है, ठीक है। चांदी जो है ये सर्वोत्तम सुचालक है। चालकता की दृष्टि से क्रम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा चांदी में, फिर उसके बाद कॉपर का नंबर आता है, फिर एल्युमिनियम का, फिर लोहा का नंबर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला को आपने देखा। और जो भी वीडियोज कराए गए हैं उनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको रेगुलर तौर पर देखें। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किए हो तो उनको ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर पढ़िए, अच्छे से आपकी तैयारी करिए। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को तब जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।